नमस्कार। डॉक्टर कलाम का एक बहुत बहुत ही शक्तिशाली विचार था, है ना, कि कठिनाइयाँ ज़रूरी हैं, क्योंकि सफलता का जो आनंद है, वो उठाने के लिए उनका अनुभव करना ज़रूरी है। राइट। उनका मानना था कि असफलताएं ही इंसान को उसकी असली ताकत देती हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं विचारों को जरा और करीब से देखेंगे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर। हाँ, और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर के भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अपने वैज्ञानिक सपनों को कह सकते हैं कि पंख देने की कोशिश कर रहा था। और आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद यही है, रामेश्वरम की उन धूल भरी गलियों से लेकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बुलंदियों तक हम डॉक्टर कलाम की यात्रा के उन पड़ावों को समझेंगे, उन लोगों को, उन घटनाओं को और उन विचारों को जिन्होंने न सिर्फ कलाम साहब को बल्कि पूरे भारत के वैज्ञानिक समुदाय को एक नई दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रामेश्वरम की एक बहुत ही सीधी-सादी दुनिया से। डॉक्टर कलाम का जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। जी। उनके पिता ज़ैनुलाब्दीन कोई बहुत पढ़े लिखे या अमीर इंसान नहीं थे, लेकिन जैसा कलाम साहब लिखते हैं, उनमें गहरा एक स्वाभाविक ज्ञान था और एक उदारता थी। हाँ, और घर में भी भौतिक सुख सुविधाओं की कमी थी, लेकिन भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से वो बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उस समय का रामेश्वरम का सामाजिक माहौल। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। आज के दौर में जब हम धर्म और जाति पर इतनी इतनी बहसें देखते हैं, तो उस जमाने का रामेश्वरम एक मिसाल जैसा लगता है। बिल्कुल। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि उनकी मस्जिद वाली गली में ही एक बहुत पुराना शिव मंदिर था और उनके सबसे अच्छे दोस्त थे रामानंद शास्त्री, जो उसी मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री के बेटे थे। मतलब एक मुस्लिम लड़का और एक पुजारी का बेटा, दोनों पक्के दोस्त। हाँ। और इसी दोस्ती से जुड़ी एक घटना है जिसने उनके जीवन पर बहुत बहुत गहरा असर डाला। जब वो 5वीं क्लास में थे, तो एक नए टीचर स्कूल में आए। हम्म। उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम लड़का यानी कलाम जनेऊ पहने एक हिंदू लड़के के साथ पहली बेंच पर बैठा है। ये बात उन्हें कुछ पसंद नहीं आई हम्म। और उन्होंने कलाम को उठकर पीछे की बेंच पर बैठने को कह दिया। अरे, एक बच्चे के साथ ऐसा? सोचिए। और जब ये बात रामानंद के पिता तक पहुंची, तो जो हुआ वो कमाल था। लिए उस जमाने के समाज के बारे में ये क्या बताता है? ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं है, ये उस सामाजिक ताने बाने की गहराई को दिखाता है। रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस टीचर को बुलाया और साफ साफ कहा। उन्होंने कहा, निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का जहर मत घोलो। वाह। उन्होंने टीचर से कहा कि या तो माफी मांगो या स्कूल छोड़ के चले जाओ। और सोचने वाली बात यह है कि ये कोई नेता नहीं कह रहा, एक धार्मिक गुरु कह रहा है। सही बात है। यही वो बुनियाद थी जिसने कलाम के मन में ये बात बैठा दी कि इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ी है। उनके पिता भी तो यही कहते थे। हाँ, उनकी वो बात थी। हाँ, कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये माहौल था जिसने उनके शुरुआती विचारों को आकार दिया। लेकिन जाहिर है, सिर्फ अच्छे विचारों से तो रॉकेट नहीं बनते। उनकी पढ़ाई का सफर भी उतना ही मुश्किलों भरा था। बिल्कुल। और उसमें उनके एक टीचर थे, इयादुरे सोलोमन। उन्होंने उन्हें एक तरह का गुरु मंत्र दिया था। सोलोमन ने कहा था, जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीद। इच्छा, आस्था और उम्मीद। और ये तीन शब्द कलाम के लिए एक गाइडिंग फोर्स बन गए। हम्म। उनमें इच्छा थी कुछ बड़ा करने की, आसमान को छूने की। हम्म। और ये इच्छा इतनी मजबूत थी कि जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी में दाखिले का मौका मिला, तो पैसों की कमी भी आड़े नहीं आ पाई। और वो कहानी भी बहुत बहुत भावुक करने वाली है। एमआईटी में दाखिले के लिए करीब 1,000 रुपए की जरूरत थी। जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, बहुत बड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। हम्म। तब उनकी बड़ी बहन ज़ोहरा आगे आईं। उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां और हार गिरवी रखकर कलाम की फीस का इंतजाम किया। हम्म। कलाम लिखते हैं कि वो अपनी बहन के इस त्याग को कभी नहीं भूल पाए। उनका सपना था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना और एक दिन पायलट बनकर उड़ना। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। एमआईटी से इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उनका सबसे बड़ा सपना, कह सकते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य था, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनना। इसके लिए वो देहरादून गए इंटरव्यू के लिए,
सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई, तो नतीजा कुछ और ही था। वहां 8 पद खाली थे और वो 9वें स्थान पर रहे। सिर्फ उफ। एक रैंक से, मतलब जिंदगी भर का सपना टूट गया। और ये उनके लिए कोई छोटी-मोटी निराशा नहीं थी। सोचिए, आपका जिंदगी भर का सपना, जिसके लिए आपकी बहन ने गहने तक गिरवी रख दिए, वो बस एक रैंक से टूट जाए। वो लिखते हैं कि वो अंदर से पूरी तरह बिखर गए थे। बिल्कुल, किसी भी नौजवान के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। इसी निराशा में वो ऋषिकेश चले गए। वहां स्वामी शिवानंद से उनकी जो मुलाकात हुई, वो कितनी अहम थी। वो मुलाकात उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक सांत्वना नहीं थी, बल्कि एक तरह से एक मनन ने उनकी उदासी को देखा, कारण पूछा और फिर मुस्कुराकर कहा, इच्छा जब वो दिल और आत्मा की गहराई से निकलती है, तो उसमें बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब वो पूरी न हो, तो समझो कि तुम्हारी नियति कुछ और चाहती है। अपनी नियति को स्वीकार करो और अपना जीवन जियो। उन्होंने समझाया कि पायलट बनना शायद तुम्हारा रास्ता था ही नहीं। तुम्हारे लिए कुछ और, शायद कुछ ज्यादा बड़ा तय था। और ये सुनकर कलाम साहब को एक नई दिशा मिली। हाँ, उन्होंने अपनी निराशा को एक नई शुरुआत में बदल दिया। यहीं से उनका रास्ता भारत के रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया की तरफ मुड़ा। और यहीं से भारत के उस सपने की कहानी भी शुरू होती है, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। कलाम को उस समय के महान विजनरी प्रोफेसर विक्रम साराभाई के साथ काम करने का मौका मिला। जी। और भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बिल्कुल। आज हम जब चंद्रयान और मंगलयान की भव्यता देखते हैं, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि शुरुआत कितनी साधारण थी। 21 नवंबर 1963 को थुम्बा से भारत का पहला रॉकेट नायक अपाचे लॉन्च किया गया। और वहां कोई बड़ा सा लॉन्च कॉम्प्लेक्स नहीं था। कुछ भी नहीं। लॉन्च पैड के लिए एक पुराना चर्च चुना गया था। बिशप के घर को वैज्ञानिकों का ऑफिस बनाया गया। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि रॉकेट के कुछ हिस्सों को लॉन्च पैड तक, साइकिल पर। हाँ, साइकिल और बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाया गया था। साइकिल पर रॉकेट के हिस्से, ये सुनने में किसी स्टार्टअप जैसा लगता है, कोई सरकारी संस्था जैसा नहीं। और यही तो प्रोफेसर साराभाई की खासियत थी। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। वो जानते थे कि महान संस्थान सिर्फ बिल्डिंग से नहीं, एक खास संस्कृति से बनते हैं। अच्छा। उनका लीडरशिप का स्टाइल बहुत अलग था। वो अपनी टीम पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां कोई भी, कितना भी जूनियर वैज्ञानिक क्यों ना हो, अपनी बात खुलकर रख सकता था। वो असफलता की जिम्मेदारी हमेशा खुद लेते थे और सफलता का श्रेय पूरी टीम को देते थे। यही वो संस्कृति थी जिसने इसरो की नींव रखी। एक ऐसी संस्था जो जोखिम लेने से नहीं डरती। बिल्कुल। और इसी संस्कृति ने उस नींव को तैयार किया जिस पर SLV-3 जैसी बड़ी परियोजना खड़ी हुई। SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये डॉक्टर कलाम के करियर का शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। लक्ष्य था भारत का अपना रॉकेट बनाना, जो एक सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सके। आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। उस समय तक सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के पास ही ये तकनीक थी। और डॉक्टर कलाम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। जी, हजारों इंजीनियर और वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। पूरे देश की नजरें इस मिशन पर थीं। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार लॉन्च का दिन आया, 10 अगस्त 1979। काउंटडाउन शुरू हुआ। रॉकेट ने उड़ान भरी। पहले चरण में सब ठीक था, लेकिन लॉन्च के ठीक 317 सेकंड बाद कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों के रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया था और नियंत्रण से बाहर होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। मतलब मिशन फेल हो गया था पूरी तरह से। सालों की मेहनत, देश की उम्मीदें, सब कुछ समंदर में समा गया था। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि वो सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी टीम का सामना कैसे करें। और तब जो हुआ वो लीडरशिप का एक, कह सकते हैं कि केस स्टडी उदाहरण है। बिल्कुल। उस समय इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन। उस असफलता के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। डॉक्टर कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर इस नाकामी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थे, मीडिया के तीखे सवालों का सामना करने के लिए। हाँ, लेकिन प्रोफेसर धवन ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूंगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? प्रोफेसर धवन मीडिया के सामने गए। डॉक्टर कलाम उनके साथ खड़े थे और उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, दोस्तों, हम पहली बार में नाकाम रहे। ये एक बहुत जटिल मिशन था। मैं अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं
और मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हम इसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। मतलब उन्होंने सारी नाकामी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया बिल्कुल। और अपनी टीम पर एक भी आंच नहीं आने दी। बिल्कुल। उन्होंने कलाम को पूरी तरह से बचा लिया। ये तो अविश्वसनीय है। आज के दौर में जहां लीडर अक्सर नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं, वहां प्रोफेसर धवन ने ऐसा क्यों किया होगा? वो चाहते तो कलाम पर सारी जिम्मेदारी डाल सकते थे। और यही यही तो इसरो का सीक्रेट सॉस है। बिल्कुल। तकनीक तो कोई भी देश बना सकता है, लेकिन ऐसी संस्कृति बनाना जहां लीडर हार की जिम्मेदारी ले और जीत का सहरा टीम के सर बांधे, वो असली रॉकेट साइंस है। प्रोफेसर धवन जानते थे कि अगर वो उस दिन कलाम को दोषी ठहरा देते तो शायद वो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को हमेशा के लिए तोड़ देते। उन्होंने टीम को ये संदेश दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हम साथ में फिर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और टीम ने वो भरोसा कायम रखा। उस एक घटना ने पूरी टीम में एक नई ऊर्जा भर दी। वो दोगुनी मेहनत से जुट गए, हर गलती का विश्लेषण किया, हर सिस्टम को दोबारा जांचा। और ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने फिर से उड़ान भरी। और इस बार इसने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। कंट्रोल रूम में जश्न का माहौल था। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया था जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। और उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? उस दिन प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम से कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम करोगे। वाह! असफलता में उन्होंने टीम को ढाल बनाया और सफलता का पूरा श्रेय टीम के लीडर को दे दिया। ये लीडरशिप का वो सबक था जिसे डॉक्टर कलाम ने जीवन भर याद रखा। तो डॉक्टर कलाम की यात्रा को देखें तो कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं। एक साधारण शुरुआत, बड़े सपने, असफलता का सामना करने का अदम्य साहस और सही मार्गदर्शन मिलने पर एक महान नेता के रूप में उभरना। अग्नि की उड़ान सिर्फ एक रॉकेट की कहानी नहीं है, ये दृढ़ संकल्प और मानवीय भावना की उड़ान की कहानी है। सही कहा। डॉक्टर कलाम के जीवन का सार यही है कि कैसे सही मार्गदर्शन, टीम वर्क और असफलता से सीखने की क्षमता किसी भी चुनौती को एक अवसर में बदल सकती है। उनकी कहानी सिखाती है कि व्यक्ति की पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अगर सपनों में ताकत और इरादों में दृढ़ता हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और ये हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है। जी। डॉक्टर कलाम के जीवन में प्रोफेसर साराभाई और प्रोफेसर धवन जैसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने उन्हें असफलता के क्षणों में संभाला। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, हमारे अपने पेशेवर और निजी जीवन में हम असफलता को कैसे देखते हैं? क्या हम उसे एक अंत मानकर निराश हो जाते हैं, या फिर इसे एक सीखने का अवसर समझते हैं, जैसा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के निर्माताओं ने किया था? क्या हम अपने आसपास ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोग गलतियां करने से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ें?